वंदे मातरम चुनावी रणभेरी तैयार है। जल्द ही जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा हलचल देखी जा रही है, लेकिन चुनावी तैयारी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल लगभग बन चुका है। एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बयानबाजियों का दौर भी जारी है और नेताओं के बयानों भी लगातार नाप तौल कर देखने को मिल रहे हैं। किसी को अब अपनी पार्टी रास नहीं आ रही तो कोई नए ठिकाने की तलाश में जुट चुका है। धीरे धीरे सियासत भी गरमाने लगी है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव होने हैं, जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर सीट से प्रियंका टिब्बरवाल को टिकट दिया। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो मायावती ने कहा कि हम बाहुबली और माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। साथ ही उत्तराखंड समेत कई राज्यों के राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं। चुनावी लिहाज से ये एक एक घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और ये आने वाले समय के लिए नई राजनीतिक हलचल की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी हम कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि चुनावी रणभेरी बच चुकी है और इस बीच ये जो लगातार चुनाव को लड़ने की तैयारी है वो भी पूरी तरीके से लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में नए राज्यपाल बन चुके हैं। उत्तराखंड में हमने देखा किस तरीके से बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। अटकलें तेज हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, विधानसभा चुनाव में वो भागीदारी अपनी निभा सकती हैं। शायद यही कारण है कि उत्तराखंड में राज्यपाल अब बदल दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह भी है कि बदलते वक्त के साथ, बदलते दौर के साथ अब सियासत और ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग स्तर पर अब नए फॉर्मूले के साथ पॉलिटिकल पार्टियां उतर रही हैं। जब हम नए फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। बसपा ने यह साफ कर दिया है कोई भी दागी विधायक उनके पार्टी में नहीं चुनाव में खड़ा होगा और इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अब नए सिरे से पॉलिटिकल मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब ये चुनाव उस समय होने वाले हैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं कि अब दागी विधायकों को लेकर के जिम्मेदारी पार्टियों को लेना पड़ेगा और यही कारण है कि शायद अब सभी लोग नए नए फॉर्मूले के साथ अब इन चुनावों में उतरना है। इस बीच हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रवि पराशर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सर, पत्रकार आप हमारे बीच में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है जब हम लगातार इस समय इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बदलते वक्त के साथ राजनीतिक मायने बदलने लगे हैं, नए फॉर्मूले सेट किए जा रहे हैं। अगर हम रवि जी उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ पर बसपा ने जो ऐलान किया है कि वो दागी विधायकों के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, ये बहुत दिलचस्प है और आने वाले समय में दिखा रहा है कि किस तरीके से पार्टियां अपने फॉर्मूले को चेंज करने के लिए, नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। रवि जी। साची, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और अगर बहुजन समाज पार्टी ने ये फैसला किया है, ये वादा प्रदेश की जनता से किया है, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक शुचिता की बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सारी पार्टियां अगर इस तरह के सकारात्मक कदम उठाएंगी तो फिर मुझे कि बहुत साफ सुथरे चुनाव होने की उम्मीद बलवती हो जाती है। लेकिन आप अगर टोटके के तहत किसी फॉर्मूले के तहत आप अगर ये फैसला चुनाव के एन पहले करते हैं तो ठीक है, आप उम्मीदवार तो नहीं उतारे, लेकिन बाहुबलियों को चुनाव प्रचार में या चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये वादा कौन करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की जो एक तारीफ होती है कानून व्यवस्था को लेकर, कम से कम होती है कि जो गुंडागर्दी है वो कम हुई है, जो अपराधी हैं उनमें खौफ का माहौल बना है। तो ऐसे में अगर हम भी ऐसे वादे करें कि हम, और वैसे भी देखा जाए तो मायावती का जो शासनकाल रहा है उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी सी टाइट रहा करती थी। जहां भी जिन मंडलों का दौरा वो करती थी वहां अधिकारियों में हड़कंप मच जाता था। बहुत सारे अधिकारियों को उन्होंने अपने कार्यकाल में सस्पेंड किया समीक्षा बैठकों में। तो मुझे लगता है मायावती बार बार अब चुनाव से ऐन पहले यही संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि अगर वो चुन के आती हैं तो वो एक सुशासन उत्तर प्रदेश में देंगी
और देखिए एक पिछले अभी हाल ही में उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उन्होंने मूर्तियां, स्मारक और पार्क तो बहुत बना दिए अपने पिछले कार्यकाल में, अब वो केवल और केवल विकास करेंगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देकर वो अपनी जो छवि है कि साहब ये तो अपनी प्रतिमाएं बनवाती हैं, ये तो अपने प्रतीक चिन्ह हाथी है उसकी प्रतिमाएं बनवाती हैं, ये तो बाबा आम्बेडकर के नाम पर केवल और केवल पार्कों का विकास करती हैं, उस छवि को दरकिनार करना चाहती हैं। और अगर ऐसा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका प्रदेश में ठीक ठाक जनाधार रहा है और अगर वो अब अपने पुराने राजनीतिक सबक लेते हुए, पुरानी राजनीति से सबक लेते हुए अगर शुचिता की राजनीति की बात कर रहा है तो इसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही विश्लेषण क्या कुछ कह रहा है रवि पराशर जी, जब हम चीज़ों को देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों का जिक्र क्योंकि आज हम कर रहे हैं, बंगाल के चुनाव का जिक्र हमने किया, उत्तराखंड का जिक्र हमने किया, उत्तर प्रदेश का किया, पंजाब का किया, ये समीकरण क्या बन रहे हैं? इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर राज्यपाल भी बदले जा रहे हैं तो उसको भी चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति को सौंप दिया, उसके बाद ये कयास लगाए गए कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने वाली हैं विधानसभा के। विश्लेषण क्या कह रहा है, क्योंकि अब एक एक कदम पर कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है उसको आने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक उत्तराखंड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे का सवाल है और नए राज्यपाल की नियुक्ति का सवाल है, तो वो उससे कोई विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पर उत्तराखंड में कोई असर पड़ने वाला है नहीं, मुझे लगता है। एक आरोप जो है कांग्रेस और पूरे विपक्ष के पास वहां पर जो बहुत मुखर आरोप है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक दृष्टिकोण से वहां पर गुटबाजी बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि दो मुख्यमंत्री पद के चेहरे वहां पर हाल फिलहाल बदले गए हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए कि भले ही वहां गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में हो और दो मुख्यमंत्री बहुत जल्दी बदल दिए गए हों, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर कोई चूड़ चौपड़ उस तरह की नहीं हुई जिस तरह की पंजाब में कांग्रेस में हो रही है या राजस्थान में हो रही है या फिर छत्तीसगढ़ में हो रही है। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की इस छवि का, इस उठापटक का, अंदरूनी मतभेदों का जितना फायदा कांग्रेस को वहां पर उठाना चाहिए था, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस उठा पाएगी। वो जो रिक्ति बीजेपी के अंतर्कलह की वजह से पैदा हुई है, उसका फायदा वहां पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। ये अगेन, और देखिए, चुनाव वाले जो राज्य हैं, अमूमन हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हद से हद पंजाब तक चर्चा करते हैं, गोवा और मणिपुर की चर्चा कम होती है। गोवा में और मणिपुर में 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, एक जो नतीजे आए वहां पर बहुमत किसी को नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी थी। इसके बावजूद न तो गोवा में और न ही मणिपुर में वो सरकार बनाने में कामयाब हुई, बल्कि मणिपुर में तो बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाई और जो मुख्यमंत्री वहां पर 2017 में बीरेंद्र सिंह नियुक्त हुए, वो कांग्रेस से टूट के ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जितना समय मणिपुर और गोवा में कांग्रेस संगठन को दुरुस्त करने के लिए था, अभी गोवा में तो कांग्रेस ने प्रयास किया, वहां पी चिदम्बरम को प्रभार दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब जो आगामी चुनाव है, कांग्रेस को जो झटके 2017 में लगे थे, उनमें से कितनी भरपाई वो करने में कामयाब रह पाए। चलिए राहुल जी, अगर हम प्रत्येक राज्य का जिक्र करें जहां पर चुनाव होने वाले हैं, चुनावी वर्ष की तरफ एक एक कर सभी पार्टियां बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है, उधर कांग्रेस भी लगातार हमने देखा पिछले समय में किस तरीके से पंजाब में नए अध्यक्ष की घोषणा हुई, उत्तराखंड में नए अध्यक्ष की घोषणा हुई, 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिए गए, और उसके साथ साथ हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं अलग अलग सम्मेलन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो चुनावी राज्यों में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा को निकाल दिया है। इनका एडवांटेज कितना होता है? अब जब चुनाव से पहले ये सम्मेलन हो रहे हैं और इसके साथ साथ ये यात्राएं निकल रही हैं, इसका कितना एडवांटेज
इन पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेगा? क्योंकि ये तो जनता भी समझती है कि चुनावी वर्ष आ रहा है और उससे पहले ही अचानक से सम्मेलनों का शुरू होना और फिर जाति जाति लोगों का जिक्र करना और फिर ये बोलना कि हम ब्राह्मण के पक्ष में हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, इसके मायने क्या हैं? देखिए, आप सांची जी सही कह रही हैं कि जो इस प्रकार के तमाम जो रैलियां होती हैं या फिर जो जातिगत या धर्मगत जो चीजें होती हैं, तो अब जनता काफी लोकतंत्र में परिपक्व हो चुकी है और जनता समझती है कि इसके क्या मतलब है, क्या मायने हैं। तो पार्टियां प्रयास करती हैं, जनता अपने ढंग से आकलन करती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन जो चर्चा का मैं थोड़ा सा शुरुआती समय पे जाऊंगा, जहां पे हम लोगों ने इस चर्चा को शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से मायावती जी ने जो है कि एक तरह से उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि नहीं, वो किसी भी दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगी, ये एक उनके तरफ से घोषणा है। लेकिन अगर सांची जी देखिए, हम लोग देखें अगर उत्तर प्रदेश के राजनीति को, तभी उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो राजनीति एक तरह से उसमें मायावती जी जिस तरह से विपक्ष की भूमिका में उनको होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी नहीं दिखी है। तो वो काफी ज्यादा जो है कि वो एक तरह से जो बीजेपी की अलग अलग नीतियों की आलोचना करना, तमाम तरह की चीजों को करना, उससे उनकी दूरी काफी ज्यादा दिखी है। तो एक तरह से अभी इस समय के समय में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हैं, तो वो चुनाव हम लोग को बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नजर आती है जमीन पे जी। तो अब ऐसे स्थिति में अगर राजनीति से अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में हटना है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी शुरू होती है सांची जी, वो जिम्मेवारी शुरू होती है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि अगर हम लोग एडीआर के रिपोर्ट को देखते हैं, अगर जो इस समय जो हम लोग के 403 विधायक हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक तरह से 143 जो विधायक है वो आपराधिक एक तरह से प्रवृत्ति के हैं, उसमें जो उन लोगों ने सूचनाएं दी हैं। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज की 114 विधायक यानी 143 में से 114 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। तो सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरह की बड़ी घोषणा कर रही है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक तरह से जो गाइडलाइन देना चाह रही है, उस संदर्भ में कुछ चीजें जाएं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी बार बार ये चीज कहता हुआ रहा है कि अंततः ये चीजें कैसी हैं, वो उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होती है। और उन्होंने ये आदेश जब अगर उनके जो आदेश थे, उस आदेश को पॉलिटिकल पार्टी ने सही ढंग से नहीं निभाया पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में, तो तभी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लगभग सभी एक तरह से नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, कई सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर सांची जी सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना भी लगाना पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बड़ा कदम जो है कि एक तरह से भाजपा को उठाना है, क्या उनके तरफ से भी कोई ऐसी बड़ी घोषणा होती है तो वो एक बड़ा स्वागत योग्य कदम होगा। दूसरा चीज की अगर हम लोग उत्तराखंड के मामले पर चर्चा कर रहे थे कि वहां पे क्या रस्साकसी चल रही है और क्या चीजें हो रही हैं, देखिए राज्यपाल महोदय के इस्तीफा देने से उत्तराखंड की राजनीति में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या राज्यपाल महोदया जो खुद जो है कि वो इलेक्शन के मैदान में उतरने वाली है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, या उनको इलेक्शन से संबंधित कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है? तो इसलिए वो पूरा घटनाक्रम को हम लोग चुनाव से जोड़ के, जो आपने प्रश्न पूछा था कि क्या वो कोई भी घटना घट रही है तो उसको चुनाव से जोड़ के देखते हैं, तो उसका कारण ये है कि कहीं कहीं जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि उनके कुछ इलेक्शंस में उसके इन्वॉल्वमेंट होंगे उनकी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो उत्तराखंड को लेकर हम लोग करते हैं कि देखिए उत्तराखंड में जनता सवाल क्या पूछती है? जनता सवाल ये पूछती है कि अभी हाल के समय में दो क्या, एक तरह से एक मुख्यमंत्री जो 4 साल रहे, फिर उसके बाद 2 मुख्यमंत्री और आ गए, तो जो धामी जी के बारे में तमाम चीजें कही जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष भी कहे या विपक्ष भी कहे कि वो काफी योग्य थे और उनको ये जिम्मेवारी दी गई। लेकिन जनता का सवाल इसमें सांची जी ये उठता है कि अगर वो इतने योग्य थे और उनकी योग्यता पे कोई सवाल भी खड़ा नहीं कर रहा, कोई मान रहे हैं सारे लोग उनको योग्य, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उनको इतना अंतिम में मौका क्यों दिया, जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था। तो अगर वो सबसे योग्य थे तो उनको उनके इस योग्यता का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अपने शुरुआती समय से ही करना चाहिए था, जिससे वहां के लोगों को और ज्यादा लाभ मिलता। तो ये तो उत्तराखंड की राजनीति में जनमानस का एक बड़ा सा सवाल बनता है। हाँ, जो एक सवाल जो हम लोग अभी आप प्रश्न जो आपने प्रश्न पूछा था एक तरह से पंजाब को लेके, कि पंजाब में देखिए एक तरह से वहां पे कांग्रेस ने एक निर्णय लिया कि भाई एक हम सिद्धू को जो है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा और 4 कार्यकारी जो है कि वो बनाए जाएंगे। लेकिन सिद्धू और जो कैप्टन के बीच का जो विवाद है, वो देखिए एक तरह से कैप्टन के नहीं चाहने के बावजूद भी सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो आपने संगठन के स्तर पे ये निर्णय ले लिया गया, लेकिन जो दिल की दूरियां हैं, वो दिल की दूरियां किस रूप में आपस में दूर होंगी, उसके लिए भी अभी काफी ज्यादा वहां पे होमवर्क करने की जरूरत है। अगर ये दोनों मिलकर काफी चुनाव तक, चूंकि चुनाव में अभी समय है कुछ महीने का, तो अगर उसके पहले तक इन लोगों के दिल की दूरियों को दूर कर लिया जाता है, तब तो फिर इसके परिणाम सही होंगे। लेकिन अगर जो घटनाएं अभी घट रही हैं और
उसी रूप में अगर ये और आगे बढ़ता चला गया तो फिर कांग्रेस को इसके नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। जी, यानी लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर अभी सभी लोग आगे स्थिति को देख करके कदम उठाने वाले हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, इन सब के बीच में रवि पराशर जी, हमें पश्चिम बंगाल को नहीं भूलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर सीट से प्रियंका टिब्बरवाल को टिकट दे दिया है। कितना मजबूत कैंडिडेट नजर आ रहा है ममता बनर्जी के सामने प्रियंका टिब्बरवाल का नाम? देखिए, भवानीपुर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, भवानीपुर सीट से ही ममता बनर्जी विधायक थे, और भवानीपुर सीट छोड़ने का जब फैसला किया था तो उस फैसले का उस समय थोड़ा सा लोगों ने वहाँ और पॉलिटिकल विश्लेषकों ने थोड़ा विरोध किया था। और मुझे लगता नहीं है कि भवानीपुर से, चूंकि एक तो परंपरागत सीट उनकी रही है, दूसरे जिस तरह के नतीजे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आए हैं, उसके बाद भवानीपुर से ममता बनर्जी को कोई मुश्किल होने वाली है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एक संभावना ये जताई जा रही थी कि शुवेंदु सरकार को भी भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ दोबारा लड़ाने का ऐलान कर सकती है, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत कम वोट का मार्जिन था शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में। ये रिस्क बीजेपी भी नहीं लेना चाहती होगी भवानीपुर में, रवि जी? नहीं, रिस्क की बात नहीं है। प्रतीकात्मक तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में 3 सीटों से 70 के आसपास, 70 से ज्यादा सीटों पे पहुंची। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक वापस तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। अब उसकी वजह क्या है? दहशत है, डर है, या भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग है? अगर मोहभंग है तो ये बहुत जल्दी मोहभंग है। बहरहाल, कारणों में हम नहीं जाएं तो पार्टी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच इतना अंतर है कि अब ममता बनर्जी का रास्ता रोकने का प्रतीकात्मक प्रयास भी अगर भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई पड़ती है तो वो भी एक कोई उचित कदम नहीं होगा। सीटों का अंतर बहुत कम होता, 1-2 सीट का कुछ चक्कर होता, तब तो हम समझ में आता कि साम दाम दंड भेद या कोई प्रतीकात्मक तौर पर। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जब नरेंद्र मोदी गुजरात से 2014 में बनारस चुनाव लड़ने पहुंचे तो प्रतीकात्मक लड़ाई के लिए वहां बनारस से उन्होंने पर्चा और चुनाव लड़ा लोकसभा का, हालांकि जमानत जब्त हुई। तो वो एक प्रतीकात्मक उनका एक जो पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर जो इजहार है वो उन्होंने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में इस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि वो शुवेंदु अधिकारी को या किसी और मजबूत दावेदार को भवानीपुर से खड़ा करे और फिर अगर वो चुनाव हार जाता है तो फिर मुझे लगता है कि वो एक जो भी विचार आ रहा था कि शुवेंदु अधिकारी को वहां से वापस ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाया जाए, वो एक पॉलिटिकली अपरिपक्व विचार था और जो ऐसा हुआ भी नहीं। जी, अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है राहुल जी, जब हम अलग अलग राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, अभी बंगाल का जिक्र हमने किया, अब से थोड़ी देर पहले रवि पराशर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस किस तरीके से उत्तराखंड में माइलेज नहीं ले पाई है। जो भी परिस्थितियां भूतकाल में बनी भारतीय जनता पार्टी की वजह से, बार बार मुख्यमंत्री का बदलना, उनके बीच में टकराव होना, उसका माइलेज कांग्रेस ले नहीं पाई है। अब बंगाल में देख रहे हैं कि किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। जी रवि जी। राहुल जी बोले इससे पहले मैं एक वाक्य बोलना चाह रहा हूं जी। हरीश रावत उत्तराखंड में मजबूत चेहरा है कांग्रेस के। उन्हें अगर वहां उत्तराखंड में सक्रिय कर दिया जाता, केवल उत्तराखंड, लेकिन उनको तो पंजाब में उलझा के रख दिया गया है। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है। वो भी उस समय जब चुनावी वर्ष है, दोनों ही जगह चुनाव है। राहुल जी। सांची जी देखिए, अभी थोड़ा सा मैं बंगाल पे आना चाहूंगा। बंगाल के संदर्भ में चर्चा करते हुए अभी जो पराशर जी ने कहा कि किस तरह से प्रतीकात्मक चीजें होती है, और उस संदर्भ में चर्चा हम लोगों ने किया था एक तरह से बनारस के मामले को लेके भी। तो मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने कहा था कि वहां पे अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त हुई थी। उनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी, केवल एक वही कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी जमानत बची हुई थी। बाकी सबके जमानत जब्त हुए थे, तो वो जमानत बचाने में सफल हो गए थे रवि जी। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि अभी अगर हम लोग पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग देखें, जो प्रियंका टिब्बरवाल वगैरह तमाम तरह की चीजें, भारत में अगर भारतीय लोकतंत्र में हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब
उपचुनाव होते हैं जब कोई पार्टी बड़ी प्रचंड बहुमत से सांची जी जीती हुई होती है, तो उपचुनाव में जनता फिर उसी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ भी वोट करती है, उत्साहित रहती है और वो मोटिवेशन एक रहता है। राहुल जी, कांग्रेस को लेकर के समय की कमी हो रही है थोड़ी सी। मैं केवल एक लाइन में पूरा कर दे रहा हूँ। इसलिए देखिए, पश्चिम बंगाल के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची की स्थिति नहीं है। उन अधिकांश उपचुनाव में आप देखेंगे परिणाम कि वो हर कोई चाहता है कि अब भाई टीएमसी की सरकार बन ही चुकी है प्रचंड बहुमत से, तो फिर हमारे यहाँ पे भी हमारा विधायक टीएमसी से हो जिससे विकास कार्य हो सके। तो आपको वहां के चुनाव परिणाम में इसी प्रवृत्ति को दिखेगा। जैसा कि जिक्र भी हुआ, भवानीपुर तो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत मजबूत सीट रही है, वो वहां से खुद चुन करके भी आई हैं। अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें सर, कांग्रेस किस तरीके से जी कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें, इस समय क्या स्थिति बन रही है? आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में तो कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, गोवा में पी चिदम्बरम और देवेंद्र फडणवीस अब कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से आमने सामने होंगे, और उधर अगर हम उत्तर भारत की तरफ ही देखें, वहां पर भी कांग्रेस को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। पंजाब में खुद की सरकार है लेकिन वहां भी तकरार है। राहुल जी, देखिए, अभी अगर पंजाब से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पंजाब में अभी जो हरीश रावत की बातचीत हुई, ये जरूर है कि जो रवि पराशर जी ने कहा कि हरीश रावत जी ने खुद ही कहा कि अब हमें उत्तराखंड के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसलिए अब हमें पंजाब की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाए। तो संभवतः इस चीज को लेकर एक तरह से पार्टी विचार भी कर रही होगी कि अब किन्हीं और को दे दिया जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वहां पे एक और निर्णय की स्थिति बनी हुई थी। पार्टी एक तरह से, देखिए, पार्टी के पास वहां पे ये चीज है कि आप एक अगली पीढ़ी का नेतृत्व भी विकसित करना चाहते हैं, और वर्तमान में कैप्टन साहब काफी मजबूत है, उनको भी देना चाहते हैं आप। तो देखिए, पार्टी देख रही है वहां पे कि कैप्टन वर्तमान है और सिद्धू भविष्य है। तो इस वर्तमान और भविष्य के बीच में जो एक पीढ़ी अंतराल का जो एक चीज होता है, उसको ही पूरे के पूरे कॉपरेशन हो रहे हैं, जिसको टालने वहां पे कैसे संबंधों को सही किया जाए। तो वो उसमें अभी जो सफलता मिलनी चाहिए थी कांग्रेस को, इससे मैं सहमत हूं कि वो नहीं मिली, और अभी उनको उसमें और भी काम करने की जरूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, एक आखिरी सवाल रवि जी मैं आपसे लूंगी। ये सवाल लगातार उठता रहा है, जब हम पंजाब को देखते हैं, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि हरीश रावत का जो चेहरा है वो उत्तराखंड के लिए सबसे मजबूत है। अजय माकन राजस्थान की स्थिति को देख रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए नजर आए, मध्य प्रदेश पर भी उनकी नजर थी। ऐसे ऐसे दिग्गज चेहरे अगर कांग्रेस के पास हैं जो बार बार डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आते रहे हैं, तो फिर हरीश रावत का चेहरा पंजाब के लिए क्यों चुना जाता है, और वो भी इस समय जब उत्तराखंड में चुनाव है? जी इसमें कोई पॉलिटिकल संदेश मुझे लगता है तलाशने की आवश्यकता नहीं है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। प्रभारी बनाए जाते हैं राज्यों के, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपने एक राज्य को कमजोर करके दूसरे राज्य में किसी नेता को जबरदस्ती किसी पॉलिटिक्स के तहत फंसाएगी। एक स्वाभाविक और इत्तेफाक की बात हम कह सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूंकि कांग्रेस आला कमान को ही सारी चीजें तय करनी होती हैं, ये जो प्रभारी बनाने का जो ड्रामा है, ये मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस की तरफ से। कम से कम छत्तीसगढ़ में भी अगर 2.5 साल का विवाद होता है तो वो भी प्रियंका, राहुल और सोनिया के दफ्तरों और घरों में जाके सुलझता है। राजस्थान में जो मनमुटाव चल रहा है, हर पार्टी में, अच्छा ये बताइए, अगर बीजेपी में कोई विवाद होता है तो बीजेपी में भी तो वो मामला जेपी नड्डा और अमित शाह जी तक पहुंचता है। वो तो पार्टियों में तो देखिए अंततः कोई अगर विवाद होगा तो वो विवाद प्रभारी, अगर हम लोग का भी याद है। ठीक है राहुल जी। जी रवि जी, मुझे लगता है हरीश रावत जी को अब कांग्रेस पंजाब के प्रभार से थोड़ी मुक्ति दे करके अगर उत्तराखंड में ज्यादा सक्रिय करेगी कांग्रेस, तो उसके ज्यादा सकारात्मक परिणाम कांग्रेस को देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हो सकता है कि कांग्रेस को जो आंतरिक संगठन में जो झांकने की जरूरत है वो उत्तराखंड में भी पड़ रही हो, और कहीं ये हो सकता है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के बरक्स कुल मिलाकर एक चीज तो हम देख पा रहे हैं कांग्रेस को लेकर के कि वो जो असमंजस की स्थिति चली आ रही थी वो अभी भी बनी हुई है, और अभी जरूरी है कि वो जो फैसले लेने की प्रक्रिया है उसको और मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, समय की थोड़ी सी कमी हो रही है। राहुल जी माफ कीजिएगा, आगे दोबारा हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया। उधर उत्तराखंड में राज्यपाल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, तो नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, उसको भी चुनावी घटनाक्रम से जोड़ करके देखा जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस के लिए स्थिति अभी भी असमंजस वाली है, तो गोवा में देवेंद्र फडणवीस और पी चिदम्बरम आमने सामने होंगे, और गोवा में देखना दिलचस्प होगा कि जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर के उभरी, क्या इस बार वो सरकार बना पाती है या नहीं। खैर, इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।